Assalamualaikum my dear students, welcome back. अमजद सदीक here. आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो मेन टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, उसमें हमने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, जो फर्स्ट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो साइटोप्लाज्म के अंदर लोकेट होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या है, उसका डायग्राम कैसे होता है, तो इसके बारे में हम आज डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इसकी मीनिंग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसका एक सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और एक सिरा इसी सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ होता है, और ये एक नेटवर्क की शक्ल में, एक ट्यूब्यूल की शक्ल में, स्फेरिकल बॉडीज की शक्ल में यहाँ से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। अब ये जो नेटवर्क है inside the cytoplasm, it is basically a network of cisternae and network of tubules. ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, that is basically the network inside the cytoplasm. This is called basically the endoplasmic reticulum. इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था पोर्टर, 1945 में इसको रिपोर्ट किया था। इसका पूरा नाम है किथ आर पोर्टर। किथ आर पोर्टर ने इसको 1945 में इस पर काम किया था, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर काम किया था। इसने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बड़े इजी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप देखें कि इट इज द सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड tubules, system of or network of flattened tubules or spherical tubules whose one end is attached with the cell membrane and other end is attached with the nuclear membrane throughout the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. A system or network of tubules whose one end is attached with the cell membrane and other end is attached with the nuclear membrane throughout the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. अब इसका जो इवोल्यूशन है, बेसिकली कहते हैं कि जितनी भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोट्स ही से इवॉल्व हो गए हैं। और ये जो आपके पास यूकैरियोट्स है, उसकी बॉडी का जो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रहा है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो बेसिकली आपको पता है कि इसके ये तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन है, ये मॉडिफाइड हो गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कोई आपसे पूछे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस बॉडी से इवॉल्व हो गया है, किस बॉडी से ये बना है, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इससे ये वजूद में आ गया है। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गाल्जी बॉडीज वजूद में आ गए हैं। गाल्जी बॉडीज किससे बने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बने, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसने क्या बनाया है? लाइसोसोम बनाया है। लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वजूद में आ गए हैं। और इसके अलावा जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंशाल्लाह उस पर हम अगले जो कमिंग टॉपिक्स है उसमें हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये नाम उसको क्यों दिए गए हैं? ये आपके पास पूरा ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कंप्लीट, बट इसमें आपको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा है, जो पार्ट है, जो न्यूक्लियर या न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब है, इसके सरफेस पर ये रेड रेड डॉट्स, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। दीज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड राइबोसोम्स। अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये राइबोसोम मौजूद है,
फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हमने नाम दिया है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम मौजूद है, जिसके नतीजे में इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ नजर आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इसी को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं कि इसकी सरफेस पर कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम नजर नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। इसकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, वो स्मूथ है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इन दोनों को देखें तो आपको जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपको थोड़ा सा फ्लैट नजर आते हैं, फ्लैट बॉडी शीट की तरह आपको नजर आते हैं। और जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब की तरह ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास। तो इन दोनों के दरमियान में क्या है, ये फर्क है, मेन डिफरेंस। तो वैसे तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शन हमने डिस्कस किए यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट पेपर में आप इसके सारे फंक्शंस को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, आप दोनों को सेपरेटली भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों के फंक्शंस को हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें राइबोसोम मौजूद होता है, दे हैव राइबोसोम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा काम क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर चूंकि ये राइबोसोम पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, देयर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यू मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, नए नए मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल इससे बनता है आपके पास एक वेसिकल, एक सिस्टर्नी बनता है। ये सिस्टर्नी जो होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करता है, और ये सिस्टर्नी जो होते हैं ये गाल्जी बॉडीज में ऐड होते जाते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले बता दिया कि गाल्जी बॉडीज किस चीज से बने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे बने हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक स्मॉल पीस, एक स्मॉल वेसिकल, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ये इसी गाल्जी बॉडीज में ऐड होता जाता है along with their secretions। तो इस तरीके से गाल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गाल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ये एक वेसिकल है, एक सिस्टर्ना है, सिस्टर्ना सिंगुलर है, सिस्टर्नी क्या है, प्लूरल है। और आप ये भी कह सकते थे कि ये जो आपके पास पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो मेम्ब्रेन है, दे आर कॉल्ड सिस्टर्ना। सिस्टर्ना सिंगुलर है, अब ये ज्यादा है, ज्यादा मेम्ब्रेन्स है, तो हम कहते हैं सिस्टर्नी, इसका प्लूरल है। सिस्टर्नी का मतलब है वाटर स्टोरेज टैंक्स। वाटर स्टोरेज टैंक्स मीन ये सिक्रीशन को स्टोर करते हैं। और इसके दरमियान में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को ल्यूमन कहा जाता है, LUMEN, ल्यूमन। जो स्पेस है सिस्टर्नी के अंदर, इसको ल्यूमन कहा जाता है। तो ये नए मेम्ब्रेन बनाते हैं फॉर न्यू वेसिकल या फॉर न्यू मेम्ब्रेन्स। बॉडी के अंदर जो नए मेम्ब्रेन्स बनते हैं, या स्पेशली अगर आप देखें कि आपके पास जो सेल डिवीजन में माइटोसिस प्रोसेस है, माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में आपके पास जो टेलोफेज स्टेज है, टेलोफेज स्टेज में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनते हैं पोल्स पर, क्रोमोसोम को एनसर्कल करते हैं, आपके पास ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स बनते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की रिफॉर्मेशन है, ये बेसिकली कौन करते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। और आपको पता है कि माइटोसिस या मियोसिस में जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज में इससे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपीयरेंस हो जाती है, गायब हो जाते हैं, बट फिर टेलोफेज में ये रीअपीयर हो जाते हैं। दिस रीअपीयरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बिकॉज ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और साथ साथ इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर ये राइबोसोम मौजूद है। अब ये जो आपके पास राइबोसोम्स है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स
इसी सिस्टर्नी में से, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्रोटीन एक सेल से दूसरे सेल में भी इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है, आपके पास ये पूरा आपके पास फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन है, इसमें ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम भी पाए जाते हैं फ्रीली। तो ये जो फ्रीली आपके पास राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये भी प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये जो फ्रीली राइबोसोम्स है, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, ये बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम है, ये यूजुअली ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं इन अदर सेल्स में। तो दोनों के दरमियान ये क्या, ये डिफरेंस है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं दूसरे सेल में, एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, विद इन द बॉडीज भी यूज होते हैं। इसके अलावा जो ये नए मेम्ब्रेन्स है, जिस तरह के मैंने अभी बता दिया कि टेलोफेज में ये क्या करते हैं, एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं, एंड टेलोफेज स्टेज ये रीअपियर हो जाती है और फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। इसी चैप्टर को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। सेल डिवीजन का जो चैप्टर है, माइटोसिस मियासिस, ये मेरे चैनल पर इसके डिटेल्ड वीडियोस जो है वो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये शीट लाइक होता है, ऑलमोस्ट लाइक शीट्स, कुछ इस तरह फ्लेट किस्म का होता है बनिस्बत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये गाल्जी बॉडीज के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि इससे सिस्टर्नी जो होते हैं, इससे सिस्टर्नी वेसिकल्स बनते हैं। इसी गाल्जी बॉडीज का ये जो फार्मिंग फेस है, इसी साइड से इसमें ऐड होते हैं, इस तरह गाल्जी बॉडीज बनाते हैं। तो गाल्जी बॉडीज की फॉर्मेशन जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बास बुक्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी मेंशन किया गया है, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव पिक्ड दैट गाल्जी बॉडीज आर फाउंड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे जो है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ईटा में, एनएमडीकेट में, नीट में, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं, अगर आपका इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिस तरह कि मैंने पहले बता दिया, ये विदाउट राइबोसोम्स, दीज आर विदाउट राइबोसोम, इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते। अब ये क्वेश्चन भी पैदा होता है, इस पर राइबोसोम नहीं है और रफ पर है, ये जो राइबोसोम्स है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन अटैच करते हैं? तो इसके लिए क्या होता है, बेसिकली एक आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन है राइबोफ्लोरीन। ये राइबोफ्लोरीन जो होता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना है। ये क्या है, बेसिकली एक रिसेप्टर साइट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, ये रिसेप्टर प्रोटीन है। ये क्या करता है, इसी राइबोसोम्स को रिसीव करता है, इसी राइबोसोम्स की जो अटैचमेंट है, स्पेशली इसका जो लार्ज सब यूनिट है, ये इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम कहते हैं, ये इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर अटैचमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, राइबोफ्लोरीन। और बाद जगहों पर कहते हैं कि एक और प्रोटीन है, उसका नाम है ट्रांसलोकान्स। ट्रांसलोकान्स भी क्या करते हैं, वो भी इसी राइबोसोम्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर अटैचमेंट में हेल्प करती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इधर ये प्रोटीन होता नहीं है, दैट्स व्हाई इसके सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं है, इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म करते हैं। लिपिड सिंथेसिस मीन इसकी लिपिड की प्रोडक्शन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मींस यहाँ पर जो लिपिड्स के स्मॉलर यूनिट्स है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स, वो इधर मौजूद होते हैं और इसमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम इसी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल को कंबाइन करके क्या बनाते हैं, लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। तो लिपिड्स की सिंथेसिस भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जब किसी चीज की फॉर्मेशन होती है। अब लिपिड की फॉर्मेशन क्या है, एनाबॉलिज्म है। अब कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जब लिपिड जो होता है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं ये कैटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है।
तो इसी के मेम्ब्रेन्स पर बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन द सेल्स, ये भी मेटाबॉलिज्म होता है। मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन जो होते रहते हैं लिविंग सेल के अंदर, इसको भी हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जो लिपिड सिंथेसिस है, अब आपको पता है कि बाइल जो होता है लिवर में, जो बाइल होता है, बाइल में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बेसिकली लिपिड है। और ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये इसी लिपिड की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा एक और लिपिड है आपके पास जिसको हम कहते हैं स्टीरॉयड। अब स्टीरॉयड जो होता है, स्टीरॉयड भी लिपिड का एक किस्म है। ये जिस तरह कि आपको पता है कि गोनेड्स में जो ये हार्मोन्स आपके पास पैदा होते हैं, जो इसको हम स्टीरॉयड कहते हैं, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे के स्टीरॉयड्स हैं। ये किधर पैदा होते हैं, गोनेड्स में ये स्टीरॉयड्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये स्टीरॉयड जो हार्मोन्स है बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोड्यूस करता है। इधर मैंने मेंशन भी किया है, लिपिड सिंथेसिस की एक टाइप है स्टीरॉयड हार्मोन, ये बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा जो लिपिड है कोलेस्ट्रॉल, जो बाइल का पार्ट है, ये भी लिपिड ही का टाइप है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है लिवर के बॉडी के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। तो लिवर के अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, कप्फर सेल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं। आपकी बॉडी में कोई पैथोजेंस, कोई हार्मफुल ड्रग्स आपके बॉडी में आते हैं, तो ये कप्फर सेल्स जो होते हैं लिवर के, ये इसको एंगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इसको खत्म करते हैं। तो क्या करता है, इस तरीके से इसी ड्रग्स का जो पैथोजेंस का या पैथोजन जो टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, एक्सोजेनियसली केमिकल हो या एंडोजेनियसली हो, बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहे हो, तो कप्फर सेल इसको फेगोसाइटोस करते हैं, इसके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, या और भी मुख्तलिफ किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो इसके केमिकल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये लीवर में जो स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि लीवर क्या है, एक लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री है और इसमें मेन काम इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर रहा है। स्टीरॉयड के बारे में बता दिया। मसल कंट्रैक्शन, अब देखिए मसल के कंट्रैक्शन में आपको पता है कि जो मसल होते हैं, मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम कहते हैं SPR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मसल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल में होता है और ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो नर्व इम्पल्स, जो आपके पास मसल्स है जिसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की, ये दिस इज बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये मैसेजेस इसको पास होती है बॉडी से, ब्रेन से, तो ये मैसेज की कंडक्शन कौन करता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल, ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करते हैं फॉर मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दूसरा फंक्शन इसका ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि स्टोर कैल्शियम फॉर मसल मूवमेंट, और मसल जो आपके पास बेसिकली मूवमेंट कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मसल के लिए कैल्शियम को स्टोर करते हैं और हेल्प करते हैं लोग मूवमेंट की, ऐसी मसल्स की मूवमेंट करते हैं। ये जो आपके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह के हम कहते हैं कि मसल के मेम्ब्रेन को सर्कोलीमा कहा जाता है, ठीक है, सर्कोलीमा, और मसल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो बेसिकली सर्को का लफ्ज मसल के लिए इस्तेमाल किया, सर्को मीन मसल। तो ये जो कहते हैं कि ये जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज लाइक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी राइबोसोम नहीं है और सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी राइबोसोम नहीं है, दैट्स व्हाई दोनों एक जैसे होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो मसल कंट्रैक्शन में बेसिकली ये हेल्प करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्पेशली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन तो एज ए होल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इंट्रासेलुलर तो इस तरह करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेसिकल प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर सिक्रीशन होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बॉडी में जिधर भी ये रिक्वायरमेंट है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लूकोज है, पॉलीसेकेराइड्स है, जो भी है वो इसी वेसिकल के अंदर इनक्लोज होते हैं और फिर गाल्जी बॉडी में आते हैं, गाल्जी बॉडी से फिर इधर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो विद इन द सेल भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और सेल से बाहर भी थ्रू गाल्जी बॉडीज भी ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर की तरफ। जिस तरह कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर जो सिक्रीशन है वो इसी वेसिकल के अंदर एनक्लोज्ड है, ये गाल्जी बॉडीज में आ जाते हैं, गाल्जी बॉडीज से फिर वेसिकल्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेसिकल्स बन जाते हैं। ये वेसिकल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये इसी सरफेस में से मेम्ब्रेन में से इसी सिक्रीशन को बाहर को रिलीज करते हैं। तो सिक्रीशन बेसिकली फंक्शन इधर हो गया गाल्जी बॉडीज का, बट बेसिकली ये सिक्रीशन आते किधर से हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं गाल्जी बॉडी के थ्रू और सेल से बाहर को भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी सिक्रीशन को। तो ट्रांसपोर्ट इसका मेन फंक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस मैंने इधर बता दिया कि जो स्पेशली जो मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, नर्व इम्पल्सेस स्पेशली फॉर द मसल कंट्रैक्शन के लिए नर्व इम्पल्सेस जो है ये मैसेजेस जो है नर्व इम्पल्स में मैसेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। और मसल्स फिर बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बोन्स की भी मूवमेंट होती है, इस तरह बॉडी में लोकोमोशन होती है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने पहले बता दिया ये ट्यूबुलर होते हैं, ये ट्यूब लाइक होते हैं और ये रफ ये शीट लाइक होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं सेल को। लेकिन इसका एक सिरा जो होता है इसी एंडोप्लाज्मिक इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, दूसरा सिरा जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो क्या है बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह के कमरे के अंदर एक पिलर होता है, पिलर का जो निचला हिस्सा है ये ग्राउंड के साथ और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है छत के साथ होता है, तो कमरे के छत को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इस तरह ये एक्सटेंडेड है इसी दो मेम्ब्रेन के दरमियान में, तो ये भी क्या करता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्शन एंड आरबीसीज में ये एक्शन होता है, एक्स सेल में भी मैच्योर एक्स सेल में आरबीसीज में एक्शन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। और इसी एक्स सेल से जाहिर बात है जब ज़ाइगोट बनेगा तो फिर एम्ब्रियो में जो है एक तरफ से फिर उसमें भी क्या होगा, उसमें भी फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये मौजूद नहीं होता। और ये राइबोफ्लोरिन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये अटैचमेंट करते हैं राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो ये पूरा जो डिस्कशन हमने किया दैट वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसी लेक्चर से और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं पर समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके लिए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके और आपके लिए आसानी हो स्टडी करने में। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ईटा से NMDCAT से नीट से जितनी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे के लिए जो भी MCQs आएंगे वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपने दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।